हेलो फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम लोग डेली करते हैं। आज दूसरा क्लास है इसका। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों को सम्मिलित कीजिए। लिस्ट 1 में दे रहा है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 223। और देखिए दूसरा लिस्ट में है क्या है। पहला अभिलेख न्यायालय है, दूसरा में उच्च न्यायालय की स्थापना है, तीसरा में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है और चौथा में न्यायाधीशों द्वारा शपथ है। इसको मैच करना है हमको। तो देखते हैं। 214 का है उच्च न्यायालय की स्थापना, 215 अभिलेख न्यायालय, 219 न्यायाधीशों द्वारा शपथ और 223 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। तो इससे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान में निम्नलिखित में से किस एनेस्थेटिक की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखेंगे डी ऑप्शन इसका सही है, डाई इथाइल ईथर। अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए एनेस्थीसिया जो होता है वह पदार्थ होता है जो ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा के दौरान रोगी को दर्द का अनुभव नहीं होने देता। ठीक है, डाई इथाइल ईथर इतिहास में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सामान्य निश्चेतक में से एक है। ठीक है, इसे सूंघने पर व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। तो जैसे आप पता है जब ऑपरेशन करते हैं तो व्यक्ति को दर्द होगा। मान लीजिए कुछ अगर उसका हम चीरा लगाएंगे तो उसको दर्द होगा, इसलिए उसको ये एनेस्थीसिया दे दिया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाए, उसको दर्द का पता ही ना चले। चलिए अन्य विकल्प क्यों गलत है देखते हैं। एथिल एसिटिक, ये इथर, पेंट और सॉल्वेंट में उपयोग होता है इसका। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड सफाई एवं औद्योगिक सॉल्वेंट में उपयोग होता है, यह विषैला होता है। तीसरा देखिए एथिल अल्कोहल शराब और कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कारण में है। देखिए पहला ए क्या बोल रहा है कथन में, ट्रक फार्मिंग जो है विशेष रूप से उन क्षेत्रों में की जाती है जहां परिवहन के साधन तीव्र होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए कारण क्या बोल रहा है इसका, ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत चाय, कहवा, तंबाकू जैसी व्यावसायिक फसलों को शामिल किया जाता है, ये गलत है। अब देखिए क्यों गलत है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए कथन फर्स्ट में कहा ट्रक फार्मिंग जो होता है विशेष रूप से उन जगहों, उन क्षेत्रों पर किया जाता है जहां परिवहन के साधन तीव्र होते हैं, मतलब बहुत सुलभ होता है, वहां पे आसानी से मुहैया रोड सब बना हुआ, अच्छा सब कुछ फैसिलिटी है, आराम से परिवहन कर सकते हैं। कारण क्या बोल रहा है, ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत चाय, कहवा, तंबाकू जैसी व्यावसायिक फसलों को शामिल किया जाता है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, अब देखिए ट्रक फार्मिंग जो होता है में शीघ्र खराब होने वाली फसलें, जैसे कि जो जो सब्जियां हो गई, ठीक है, सब्जी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, ये सब जल्दी खराब होने की वस्तु है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ट्रक फार्मिंग के थ्रू जल्दी जल्दी जहां भी पहुंचाना है वहां पे मार्केट में, मंडी में पहुंचा देंगे। तो इसलिए पहला सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि चाय, कहवा और तंबाकू जैसी व्यावसायिक फसलों के शामिल किया जाता है, नहीं। क्यों ठीक है, क्यों नहीं किया, देखिए जबकि चाय, कॉफी और तंबाकू जो है वो प्लांटेशन क्रॉप है, बागानी फसलें हैं, ट्रक फार्मिंग की फसलें नहीं है ये। क्यों, तो ए बिल्कुल सही है, आर गलत है। क्योंकि इनको हम चाय के पत्ती को तोड़ते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर उसको या तंबाकू के जो पेड़ से छाल निकालते हैं उसको भी, इसको सुखाते हैं, पीस पीस करते हैं, मतलब छोटा टुकड़ा में बांटते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है, जितना पुराना होता है उतना अच्छा हो जाता है वो। ठीक है, तो इसके लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं कि वो जल्दी खराब होगा, तो उसके लिए ट्रक फार्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए कथन एक सही है, कारण गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को हम सही कर देंगे, ए सही है, आर गलत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी जीवनी लेखक ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को मिले लाभों को कॉन्सोलेशन प्राइज कहा है। किस लेखक ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को मिले लाभों को क्या कहा है, कॉन्सोलेशन प्राइज कहा है। तो किसने कहा था, ये सी है, एलन कैम्पबेल जॉनसन। अब देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश जीवनी जो लेखक थे एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते को, जो 1931 में हुआ था, में महात्मा गांधी को प्राप्त रियायतों को कॉन्सोलेशन प्राइज कहा था। देखिए ठीक है, गांधी इरविन समझौता प्लस संतावना पुरस्कार किसने कहा, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी।
अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है और एक प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो बनाता है तो प्रकाशीय घटना का सही क्रम कौन सा होगा? देखिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अपवर्तन होता है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये नहीं हो जाएगा, विक्षेपण होगा, फिर विक्षेपण होता है, अपवर्तन के बाद विक्षेपण होता है, फिर पुनः आंतरिक प्रवर्तन होता है, फिर अपवर्तन होता है, रिपीट होता है अपवर्तन। तो ये सी इसका सही है। अब देखते हैं इसके बारे में व्याख्या करते हैं, आसान व्याख्या देखते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है तो क्या होता है? देखिए पहले क्या होता है? अपवर्तन होता है। प्रकाश बूंद में प्रवेश करते समय मुड़ता है। तो पता है अपवर्तन क्या होता है? मुड़ता हो, जितना भी काल्पनिक तरह की चीज है जो आपको काल्पनिक से, देखिए आप अगर पानी में हम पेन डालते हैं तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है, अगर पैर डालते हैं पानी में तो दिखता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है। ठीक है, क्यों दिखता है? सो काल्पनिक है, वो एक्चुअल तो वो नहीं है वैसा। तो इसलिए जो भी काल्पनिक चीज आपको दिखेगा वो मतलब समझ लीजिए वो अपवर्तन है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। दूसरा उसके बाद क्या होता है? विक्षेपण होता है। देखिए विक्षेपण क्या होता है? डिस्पर्सन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं। श्वेत प्रकाश अपने 7 रंग में विभाजित होता है। प्रिज्म में अगर वही कोई श्वेत रंग जाता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो, देखिए तीसरा देखते हैं। उसके बाद क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बूंद की पिछली सतह से प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। जो पिछली सतह होती है उससे प्रकाश क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। और चौथा क्या है? फिर होता है अपवर्तन। बूंद से बाहर निकलते समय फिर अपवर्तन होता है। तो पहला क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। उसके बाद क्या? विक्षेपण हो जाता है। उसके बाद अंदर से ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। फिर चौथा क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो इंद्रधनुष देखिए, अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, फिर अपवर्तन, इंद्रधनुष से बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है देखते हैं। देखिए पहला पढ़ते हैं, अनुच्छेद 312 के तहत इसका गठन हुआ है। नहीं, गलत है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर आयोग राज्य के लिए कार्य करता है, ये भी गलत है। पहला अध्यक्ष सर रॉज बर्कर थे, ये बिल्कुल सही है। चौथा क्या है? सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद करती नहीं, राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसके विकल्प देखते हैं विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। पहला क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 312 के तहत इसका गठन हुआ, गलत है। ठीक है, यूपीएससी का प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, देखिए बी में क्या बोल रहा है? मुख्यमंत्री के अनुरोध पर आयोग राज्य के लिए कार्य करता है, नहीं। किसी राज्य के लिए यूपीएससी का कार्य राज्यपाल के अनुरोध और राष्ट्रपति की स्वीकृति से हो सकता है, केवल मुख्यमंत्री के अनुरोध पर नहीं, तो ये भी गलत है। तीसरा तो सही है, पहला अध्यक्ष सर रॉज बरकर थे, तो ये बिल्कुल सही है। डी में क्या बोला? सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद करती है, जो कि गलत है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, संसद द्वारा नहीं। तो क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आंसर क्या हो गया? सी। चलिए आगे देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। कपड़े के एक टुकड़े का कुल मूल्य 35 रुपया है। यदि लंबाई 4 मीटर अधिक होती तथा भाव 1 प्रति मीटर कम होता तो कुल मूल्य पर अपरिवर्तित रहता, मतलब सेम रहता, कोई चेंज नहीं होता। तो वास्तविक लंबाई क्या है उस कपड़े का? मतलब कपड़े का एक टुकड़ा है, उसका कुल कुल मूल्य 35 रुपया है। ठीक है, यदि लंबाई 4 मीटर अधिक होती, ऐसे मान रहे हैं, इमेजिन करेंगे 4 मीटर अधिक होती और उसका भाव 1 प्रति मीटर कम होता तो कुल मूल्य, जो उसका कुल मूल्य है, अपरिवर्तित रहता। तो वास्तविक लंबाई क्या है? तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए कपड़े के एक टुकड़े का कुल मूल्य कितना है? 35 रुपया है। मान लेते हैं वास्तविक लंबाई x मीटर है, ठीक है, और प्रति मीटर भाव y रुपए है, इसको हम मान लिए पहले। तो क्या हो जाएगा? तो फिर क्या होगा? एक्स वाई इसका टू 35 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई x और उसका भाव y, तो कितना हो गया? एक्स वाई 35 रुपया हो गया। ठीक है, बराबर। अब हमको लंबाई बोला है, अगर लंबाई x प्लस 4 मीटर होता, ठीक है, कर दिए। भाव 1 रुपया कम होता, कर दिए प्रति मीटर, तो फिर भी कुल लंबाई अपरिवर्तित रहता, कोई चेंज नहीं होता, तो 35 रुपये ही रहता। तो देखिए x+4 इंटू वाई माइनस 1 बराबर 35 हो गया। चूँकि एक्स वाई कितना है यहाँ पे, पहला देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है एक्स वाई इसका टू 35 है। तो इसको जब इंटू करेंगे, देखिए एक्स वाई आ गया, एक्स माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 4y और माइनस 4 बराबर 35। तो एक्स वाई 35 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके जगह पे 35 आ गया, माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 4 बराबर 35। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये पूरा आ गया यहाँ पे। और इसको जब हम करेंगे माइनस तो 31 हो जाएगा।
31 जब इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस में इधर आएगा तो -4 हो गया। ठीक है, तो 4y माइनस एक्स बराबर 4 ये हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4y माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या करना है। अब हमको पता है, अब एक्स वाई बराबर 35 में रखते हैं इसको, इस इक्वेशन को रखते हैं। देखिए x बराबर इतना है तो x पे रख देंगे इतना, 4y माइनस 4 आ गया, इंटू वाई आ गया बराबर 35। ठीक है, इसमें इस इक्वेशन में हम रख दिए। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब करेंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम पहले इसको माने थे, इक्वेशन 1 माने थे इसको। देखिए यहाँ 1 माने हैं ये वाला। ठीक है, इसे पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या आएगा, 4y स्क्वायर माइनस 4y और 35 को इधर कर देंगे तो -35 आएगा बराबर जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। आप कैसे करेंगे देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये इतना इतना आ जाएगा तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर -5/2 और एक हो जाएगा y बराबर 7/2। तो नेगेटिव वाला हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला लेंगे। 7/2 होगा तो 3.5 हो जाएगा y। उससे हम x निकाल लेंगे, y पता चल गया तो y पुट करेंगे इसमें। y पुट करेंगे x y बराबर 35। ठीक है, y पुट कर देंगे x इंटू 7.2, 7/2 बराबर 35। तो हो जाएगा कितना, 7×5 = 35 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10। तो x बराबर 10 हो गया, ये हो गया। आप दोनों का निकालेंगे, x इंटू वाई फॉर्मूला है पता है हमको। तो x कितना हो गया 10 हो गया और y हो गया 3.5। तो कितना हो जाएगा 35 हो गया। ठीक है, तो वास्तविक लंबाई क्या हो गई, लेंथ क्या हो गया इसका 10 हो गया। ठीक है, वास्तविक लेंथ 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक कैसे बना सकते हैं। 35 का गुणनखंड देखना है, एक्स वाई बराबर हमको पता है 35 है। तो गुणनखंड देखेंगे, 1 इंटू 35 कर सकते हैं, 5 इंटू 7 कर सकते हैं, 10 इंटू 3.5 कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, केवल ऐसा एक ही ऑप्शन जो दिख रहा है ये वाला, इसमें हम अगर 10 इंटू 3.5 पर रखते हैं, ऐसे पुटअप करते हैं तो 35 आता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बी आंसर हो गया 10 मीटर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, मराठा और आंग्लो इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं बोल रहा है। तो पहले देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है, बी नंबर बोल रहा है, अंग्रेजों ने जनरल लैक के नेतृत्व में दक्कन में मराठों के विरुद्ध अभियान चलाया। ठीक है, ये गलत है। तीसरा बोल रहा है, बसिन की संधि 1802 के तहत बाजीराव द्वितीय ने अपने संप्रभुत्व अंग्रेजों के अधीन कर दी, भी सही है। तो कौन सा बोला नहीं सही है, तो बी नहीं सही है। अब देखिए विश्लेषण देखेंगे हम लोग यहाँ से। ए सही है। ठीक है, हेस्टिंग जो ने 1817 से 18 में पिंडारियों के विरुद्ध अभियान चलाया। ठीक है, बिल्कुल सही है। बी बोल रहा है, गेरल्ड लैक जो ने उत्तरी भारत में मराठों विशेषकर सिंधिया के विरुद्ध अभियान चलाया था, नहीं गलत है। दक्कन दक्षिण भारत में अभियान का नेतृत्व वेलेस्ली ने किया था, इसलिए जनरल लैक के नेतृत्व में दक्कन में अभियान कथन गलत है। ठीक है, चलिए सी देखिए, बाजीराव द्वितीय ने 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन के तहत अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, जिससे उसकी स्वतंत्रता संप्रभुता पर गंभीर प्रभाव पड़ा। तो ये क्या है, बाजीराव द्वितीय ने 1802 में बेसिन की संधि के तहत अंग्रेजों की सहायक संधि जो है वो स्वीकार कर ली थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी गलत है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कठोर सुरक्षा वाली सूची 1 में शामिल नहीं है। ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड है क्वेश्चन का पूछने का कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, फट से पढ़ते क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं लास्ट में कि नहीं पूछा है। हम लोग सही वाला मार के एक बार देखते हैं, फर्स्ट में आंसर सही रहता है मार के निकल लेते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं गलत हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पक्का अच्छा से पढ़िएगा, नहीं पूछा है। देखिए एक सिंग वाला गेंडा है, इसमें है शामिल। फिर क्या है, बी में देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी है। नरकोंडम का हॉर्नबिल भी है, लेकिन नीलगाय नहीं है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए विश्लेषण किसका देखते हैं। देखिए एक सिंग वाला गेंडा अनुसूची 1 में शामिल है। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड अनुसूची 1 में शामिल है। नारकोंडम हॉर्नबिल अनुसूची 1 में शामिल है। नीलगाय इन तीनों की तरह अनुसूची 1 की कठोर सुरक्षा सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा रासायनिक एक क्षार्य, मतलब एक क्षार्य नहीं है, मतलब बेस नहीं है बोल रहा है।
देखिए NOH OH आता है, बेस है, OH भी बेस है, देखिए OH भी बेस है, सब में OH है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि इसमें कौन सा है। तो देखिए C2H5 जो है ना, ये आंसर होगा, ये बेस नहीं है। अब क्यों नहीं है देखते हैं। देखिए C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है, ठीक है। आपको सुन रहे हैं पेट्रोल में जो हमारा 30% क्या इथेनॉल मिला जा रहा है ना, यही चीज है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, पहले क्षार क्या है समझते हैं। वे आधार बेस होता है जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देता है। बेस क्या होता है, जब जल में घुलाया जाता है उसको तो OH माइनस आयन देता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। देखिए अब NOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होता है। KOH होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होता है ये भी। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दुर्बल क्षार है, कमजोर क्षार है। और C2H5 क्या है, अल्कोहल है, सॉरी इथेनॉल है, एथेनॉल इथेनॉल है। यह एक क्या है, अल्कोहल है ना कि क्षार है। अल्कोहल क्या होता है, एसिड होता है, तरह से एसिड होता है। तो C2H5 क्या है, एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल। तो इसका बी आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संस्थाओं कॉलम 1 में दिया हुआ है और कॉलम 2 में इसको सम्मिलित करना है, ठीक है। क्या देखिए कॉलम ए में दिया हुआ है ISA, ADB, नाटो, आसियान, और कॉलम 2 में इसमें दिया हुआ है इसके अध्यक्ष कौन कौन है, ठीक है। तो हम सोच देखते हैं इसको। पहले ISA क्या है, अजय माथुर, ठीक है, महान निदेशक इसके। देखिए ADB के मसातो कांडो, फिर नाटो के हैं मार्क रूटो, और एशियान के कौन है, काओ किम हॉर्न। अब देखिए इसका देखते हैं कहाँ कहाँ क्या है। ISA क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। अजय माथुर अभी इसके हेड हैं और स्टैब्लिश 2015 में हुआ था, ठीक है। देखेंगे सेकंड ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मनीला में फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और हेड इसके है मसातो कांडो, और 1966 में इसका स्थापना हुआ था। फिर देखेंगे नाटो क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, और मार्क रूटो इसके हेड हैं, और 1949 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर एशियन देखेंगे, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके हेड है कॉन किम हॉर्न, 1967 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की क्षेत्रीय परिषद और उनके संबंधित मुख्यालयों की सही मिलान करेंगे, ठीक है। देखिए उत्तरी क्षेत्र लिस्ट 1 में दिया, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। अब इसका कहाँ पे मुख्यालय है, तो प्रयागराज है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। देखते हैं चलिए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ठीक है। उत्तरी देखिए सबसे ऊपर भारत का मैप मान लीजिए, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। भारत का मैप है, ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिल्ली मान लीजिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिल्ली मान लीजिए, तो ये उत्तर में नई दिल्ली हो गया। मध्य में देखिए यहाँ मध्य का बात कर रहा है तो प्रयागराज होगा उत्तर प्रदेश में। देखिए पश्चिमी बोल रहा है, इस साइड देख लेंगे, पश्चिमी में क्या मुंबई मान लेते हैं, ठीक है। और डी में पूर्वी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहाँ हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। देखिए इस टाइप से समझना है। और टोटल कितना होता है, 5 होता है। अब इसके बारे में समझ देखिए, कुल भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है, 5 हैं। उत्तरी क्षेत्र परिषद, मध्य, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिण। देखिए अब देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। उत्तरी का है नई दिल्ली में, मध्य क्या हो गया, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी का हो जाएगा मुंबई में, पूर्वी में कोलकाता में, और लास्ट जो है दक्षिणी क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, क्षेत्र परिषद चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है। वन लाइनर देख लीजिए, क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5 है, गठन 1956 में हुआ था। अधिनियम कितना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। अध्यक्ष इसके केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह अमित शाह है अभी। उत्तर पूर्व के लिए NEC होता है, ठीक है। उत्तर नई दिल्ली, मध्य प्रयागराज, पश्चिम इसे तो आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेल को ऐसे लिखते हैं, स्पीक को ऐसे लिखते हैं, तो ये वर्ड को कैसे लिखेंगे। देखिए रेल को ऐसे लिखें, स्पीक को ऐसे लिखें। अब देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक अक्षर में ना 10 ऐड हो रहा है। जैसे आर है, आर का 18 होता है, इसमें 10 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 26 को करेक्टर ही है, अल्फाबेट 26 ही है, 2 बचा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए इसमें बी हो जाएगा, आर का बी हो गया, ठीक है। उसी तरह ए करेंगे, के हो जाएगा, आई का एस हो जाएगा, एल का वी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर शब्द को उल्टे क्रम में लिखा गया है। फिर क्या किया, उल्टे क्रम में लिखा गया है, ठीक है। अब अवॉइड पर लागू करें, फिर उल्टा किया गया है, समझ रहे हैं ना आप। देखिए क्या है, बी है। फ्रेंड्स देखिए इसको फिर उल्टा कर दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत है, ये सही से हो नहीं रहा है, ठीक है।
ये कुछ और ही है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है लग रहा है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये पूरा गलत ही है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने मृत्यु पर बदायूं किस सुल्तान की मृत्यु पर बदायूं ने कहा कि सुल्तान को अपने प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। ये देखिए क्यों? क्योंकि इनकी जितना भी जो ये नया नया मतलब योजनाएं लाए थे ना, सब विफल हुआ। देखिए पहला क्या योजना लाए, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, इनका गलत हो गया। दूसरा है क्या, तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाने से हर वो सोना चांदी को छोड़ के तांबा का मुद्रा बनाया, तो हर घर में टकसाल बना लिया पब्लिक और वहां पे तांबे की मुद्रा को छापने लगा, जिससे ये भी विफल हो गया। और तीसरा क्या है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, जहाँ पे जो दोआब क्षेत्र था, जहाँ उपजाऊ भूमि था, वहां पे उन्होंने कर की वृद्धि करके उस साल उसमें अकाल पड़ गया, जिससे ये भी विफल हो गया। तो इस योजना के कारण जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसलिए उनकी मृत्यु पर इतिहासकार अब्दुल बदायूं ने टिप्पणी की थी कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। रमेश दिनेश से लंबा है लेकिन जैन से छोटा है। अमर सुरेश से छोटा है लेकिन दिनेश से लंबा है। लंबा नहीं है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? देखिए क्या बोल रहा है, रमेश जो है दिनेश से लंबा है। रमेश जो है दिनेश से लंबा है, ठीक है। रमेश जो है दिनेश से लंबा है लेकिन जैन से छोटा है, लेकिन जैन से छोटा है, ये ऐसे बन गया। अब देखिए अमर सुरेश से छोटा है। अमर अमर जो है सुरेश से छोटा है लेकिन दिनेश से लंबा नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है, लेकिन दिनेश से लंबा नहीं है, ठीक है। तो ये गलती हो गया। यहाँ पे बोल रहा है अमर जो है सुरेश से छोटा है। अमर जो है सुरेश से छोटा है। अमर सुरेश से छोटा है लेकिन दिनेश से लंबा नहीं है, ठीक है। तो दिनेश से लंबा नहीं है तो क्या हो जाएगा? सुरेश, देखिए सुरेश से अमर हो गया, लेकिन अमर अमर जो है दिनेश से अमर जो है दिनेश से लंबा नहीं है, बराबर वैसे भी हो सकता है। देखिए तो जब हम क्रम में बनाएंगे तो जयंत रमेश से बड़ा हो जाएगा, रमेश दिनेश से बड़ा हो जाएगा और दिनेश अमर से बड़ा हो जाएगा। तो सुरेश अमर से बड़ा हो जाएगा। यहाँ सुरेश की स्थिति दिनेश और रमेश के सापेक्ष निश्चित नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि अमर सुरेश से छोटा है तथा दिनेश से लंबा नहीं है। तो अर्थात अमर दिनेश के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। इसलिए सबसे छोटा व्यक्ति अमर हो सकता है, लेकिन यदि अमर बराबर दिनेश हो तो दोनों सबसे छोटे होंगे। क्योंकि प्रश्न एक निश्चित सबसे छोटा व्यक्ति का पता नहीं चलता है, दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है, ठीक है। जानकारी अधूरी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्योंकि देखिए ये बोला छोटा है पर बराबर भी तो हो सकता है, तो ये तो हो नहीं पा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जानकारी अधूरी है, डी। ऐसे भी क्वेश्चन आने लगा है आजकल, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए ऐसे ही शानदार प्रश्नों की तैयारी के लिए योद्धा डिफेंस क्लासेस से अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डेली मैं ऐसे 15-15 क्वेश्चन लाता रहूंगा और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।